बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, जिनको ओवरऑल सेल डेथ कहते हैं, उनको पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसके बाद आता है अदर मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ। ये टॉपिक रिलेटिवली माइनर है, डेट इज़ वाई मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर फ्लो चार्ट तैयार किया। फिर इसके बाद टॉपिक आता है आउट ऑफ एजी या आउट ऑफ एगी है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आउट ऑफ एगी के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम आउट ऑफ एगी वाले टॉपिक को कवर करेंगे और थोड़ा बहुत हम इनके बारे में भी पढ़ लेंगे, अदर मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ। तो स्टार्ट करते हैं आउट ऑफ एगी से। लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम इसी तरह मिलते रहे बार बार। स्टार्ट करते हैं फिर आउट ऑफ फेकी को। आउट ऑफ मीन सेल्फ, फेकी मीन ईटिंग। तो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड आउट ऑफ फेकी। सबसे पहले हम आउट ऑफ फेकी की डेफिनेशन को कवर करेंगे, फिर आउट ऑफ फेकी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिर आउट ऑफ फेकी के फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एग्जांपल या पैथोलॉजिकल केसेस कौन कौन से होती है, फिर पैथोलॉजिकल आउट ऑफ फेकी। इससे पहले हमने ठीक है, पैथोलॉजिकल आउट ऑफ फेगी के नाम पढ़े थे, फिर इनकी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़नी है, फिर आउट ऑफ फेगी के स्टेप्स क्या होते हैं, पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होता है, इन सबको कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आउट ऑफ फेगी की डेफिनेशन में। आउट ऑफ फेगी ये सेल डेथ वाला मैकेनिज्म नहीं है। आउट ऑफ फेगी अडाप्टिव मैकेनिज्म है, जिससे एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, यानी एट्रोफी का मैकेनिज्म जो अडॉप्टिव होता है उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेगी। आउट ऑफ फेगी ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेल अपने ही कंटेंट को ईट करना शुरू कर देता है। किस कंडीशन के अंदर? जब न्यूट्रिएंट की डेप्रिवेशन होती है। ओके, और इस केस में होता क्या है कि जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो लाइसोसोम के पास जाते हैं, लाइसोसोम उनको डिग्रेड कर देगा, और जब डिग्रेडेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन, तो वो सेल की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यानी सेल का अपने ही कंटेंट को खा जाना इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेगी। आउट ऑफ फेगी एक एवोल्यूशनरी कंसेप्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है, या यूं कहूं ये अडॉप्टेशन वाला मैकेनिज्म है, जिसके अंदर ऐसे सेल जिनकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, स्टार्व्ड सेल होते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं बाय कैनिबलाइजिंग सेल एंड रिसाइकलिंग ऑफ डाइजेस्टिंग। यानी अपने ही कंटेंट को डाइजेस्ट करने के बाद, अपने ही कंटेंट को रिसाइकिल करने के बाद अपने ही सर्वाइवल को प्रमोट करते हैं। अब आउट ऑफ एगी या आउट ऑफ एजी कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर भी होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर कैंसर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, इन्फेक्शियस डिजीज है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। इन चारों को रट्टा मार लेना आप। जबकि फिजियोलॉजिकल के अंदर ये सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है जब भी न्यूट्रिएंट की डेप्रिवेशन होती है। जब भी न्यूट्रिएंट की डेरिवेशन होती है, सॉरी डेप्रिवेशन होती है, सेल अपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी सेल अपने सर्वाइवल को मेंटेन करेगा बाय रिसाइकलिंग एसेंशियल मेटाबोलाइट, यानी अपने एसेंशियल मेटाबोलाइट की रिसाइकलिंग करेगा और अपने इंट्रासेलुलर डेब्रिस की क्लियरिंग करेगा। ठीक है, तो इन रिसाइकलिंग और क्लियरिंग के बाद, यानी वो किन किन कंडीशन में होती है, जब न्यूट्रिएंट की डेप्रिवेशन होती है, या कभी कभार कुछ ऐसे सेल होती है जिनकी ऑर्गेनेली की टर्नओवर होती है, लाइक इनकी ऑर्गेनेली काफी पुरानी हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, तो पुरानी ऑर्गेनेली को रिसाइकल करने के लिए इस्तेमाल होती है। या फिर सेल के अंदर इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन होती है, लाइक एजिंग के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर। तो इन कंडीशन के अंदर फिजियोलॉजिकल आउट ऑफ एगी देखने को मिलती है। जबकि पैथोलॉजिकल आउट ऑफ एगी कैंसर के अंदर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के अंदर, इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। अब इन चारों को डिटेल से एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ से। तो पहला है कैंसर, दूसरा न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, तीसरा इन्फेक्शियस डिजीज और चौथा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। कैंसर के अंदर जो आउट ऑफ एगी होती है, आउट ऑफ एगी के दोनों शेड होते हैं। यानी हम कुछ लोग कहते हैं कि उस आउट ऑफ एगी की वजह से कैंसर की ग्रोथ प्रमोट होती है, और कुछ कहते हैं कि ये जो आउट ऑफ एगी है कैंसर के खिलाफ हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि आउट ऑफ एगी हमारे लिए बेनिफिशियल है या कैंसर के लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के अंदर अल्जाइमर डिजीज और हंटिंगटन डिजीज है। ठीक हो गया। अब अल्जाइमर डिजीज के अंदर आउट ऑफ फेगोसोम की मैच्योरेशन इम्पेयर्ड हो जाती है और न्यूरो डिजेनरेशन होना शुरू हो जाती है। जबकि हंटिंगटन के अंदर जो हंटिंगटन प्रोटीन होती है वो म्यूटेंट होती है, जिसमें आउट ऑफ एगी इम्पेयर्ड हो जाती है। ठीक हो गया, ओके, ठीक हो गया। तो इन दोनों को आपने कवर कर लेना। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के अंदर, यानी अल्जाइमर के अंदर आउट ऑफ फेगोसोम, या आउट ऑफ फेगोसोम क्या होता है, या आउट ऑफ एगी करवाने वाला आउट ऑफ फेगोसोम है, उसकी मैच्योरेशन नहीं हो पाती। इन शॉर्ट, इसके अंदर जो न्यूरो डिजेनरेशन होती है वो ज़्यादा एक्सेलरेटेड होती है, लेकिन इसमें न्यूरो डिजेनरेशन हो नहीं पाती। प्रोटीन की एक्युमुलेशन होती है, म्यूटेंट हंटिंगटन प्रोटीन की। इसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर माइको बैक्टीरिया है, शिगेला है और हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस है। ठीक हो गया। एमएसएच है। तो एमएसएच करते क्या है, ये माइक्रोबियल प्रोटीन की डाइजेशन वगैरह करना शुरू कर देते हैं। यानी ये वो प्रोटीन होती है, ये वो
इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जो माइक्रोबियल प्रोटीन की डाइजेशन करवाना शुरू कर देते हैं। जब माइक्रोबियल प्रोटीन की डाइजेशन होती है तो फिर वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास रिप्रेजेंट होती है। लाइक जो वायरस होता है अपनी ग्रो कराने के लिए, क्योंकि वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं, पैथोजन होते हैं। तो वो जैसे सेल के अंदर आते हैं अपनी प्रोटीन के सिंथेसिस करवाते हैं, तो जो नॉर्मल सेल होता है जो इन्फेक्टेड हो गया था तो वो इन प्रोटीन को अपनी सेल के ऊपर एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा फॉर रिप्रेजेंटेशन टू द साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, MSC2 के साथ कपल्ड होते हैं। इसके बाद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाती है। इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, स्पेसिफिकली आउट ऑफ ए की रिलेटेड जीन के अंदर, जिसको बोलते हैं ATG16L1। अब इस जीन के अंदर SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन काफी ज्यादा हो जाती है। इस इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन की वजह से क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस होना शुरू हो जाता होता है। ओके, तो ये हो गया पैथोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ आउट ऑफ एकी। अब हम स्टेप्स या बायोकेमिकल या पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ आउट ऑफ एकी को कवर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर एक एग्जांपल बताना आपको भूल गया कि जो कभी कभार ऐसा होता है कि मैक्रोफेज के अंदर ATG की डिलीशन होती है। ATG5 क्या होता है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब इसकी डिलीशन होती है तो वो ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होने शुरू होते हैं, यानी मैक्रोफेज अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से TB के चांसेस होते हैं या TB की प्रोलिफरेशन काफी ज्यादा हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स इन आउट ऑफ एगी। सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप्स होता है, फिर न्यूक्लिएशन होती है, फिर इसके बाद आइसोलेशन मेम्ब्रेन होती है यानी फेगोपोर बनता है, फिर उसके बाद जो जो आउट ऑफ फेगोपोर होता है, जो आइसोलेशन मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, साइटोप्लाज्म से या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होती है। फिर आउट ऑफ फेगोसोम बनेगा, मैच्योरेशन होती है और डिग्रेडेशन होती है। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि पहले इनिशिएशन अभी न्यूक्लिएशन फेज है। ठीक है, इन फेज के बाद होता है क्या, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा, न्यूक्लिएशन कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा, फिर इनकी वजह से एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली बनती है, ये वैक्यूल बनता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल, तो उसको आउट ऑफ फेगोसोम बोलते हैं। फिर इस आउट ऑफ फेगोसोम के अंदर जिस ऑर्गेनली को हम क्या करना है, हमने डिस्ट्रॉय करना है, तो वो उसको सिक्वेस्टर करता है, उसको कैप्चर करता है। फिर वो लाइसोसोम से फ्यूज हो जाएगा तो वो डाइजेस्टिव वैक्यूल बनेगा और लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है आउट ऑफ फेजी का। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन है या ग्रोथ फैक्टर की डिप्लेशन है, तो इस केस में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जो 4 प्रोटीन से बना हुआ होता है। फिर वो ATG को हिरार्किकल रिकरेंटमेंट कराती है। ठीक है, ये आउट ऑफ एजी रिलेटेड प्रोटीन्स होती है। ठीक हो गया, यानी आउट ऑफ एजी रिलेटेड जीन्स होते हैं ATG। तो वो क्या करते हैं, वो इनिशिएशन मेम्ब्रेन की न्यूक्लिएशन करते हैं, फिर कोऑर्डिनेटेड एक्टिवेशन होती है टू यूबिक्विटिन लाइक कॉन्जुगेशन की। इन शॉर्ट इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से एक डबल मेम्ब्रेन वैक्यूल बन जाएगा जिसको आउट ऑफ फेगोसोम बनते हैं। फिर वो जो आउट ऑफ फेगोसोम होता है लाइसोसोम से फ्यूज करेगा तो आउट ऑफ फेगो लाइसोसोम बन जाएगा। फिर आउट ऑफ फेगो लाइसोसोम के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली को या जिसको डिस्ट्रॉय करना था उसको इनक्लोज करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि वो कौन सा मार्कर होता है जो आउट ऑफ फेजी करवाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेटाइडल इनोसिटोन लिपिडेटेड LC3, तो जो ये मार्कर होता है ये क्या करता क्या है, ये करता ही है कि प्रोटीन की एग्रीगेट को टारगेट करता है और ऑर्गेनेली को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये टारगेट होता है, मार्कर होता है आउट ऑफ एजी का, यानी जिस ऑर्गन की आउट ऑफ एजी होनी है, सिर्फ सॉरी जिस ऑर्गेनेली की आउट ऑफ एजी होनी है तो उसके ऊपर ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न देखने को मिलेगा तो ये आउट ऑफ एजी अंडरगोइंग सेल का यूजफुल मार्कर होगा। तो ये तो हमने पूरा पढ़ लिया आउट ऑफ एजी के बारे में, आउट ऑफ एगी के बारे में। इसके समरी से पढ़ लेते हैं कुछ बातें। आउट ऑफ एगी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेली की सेक्वेस्ट्रेशन होती है इनटू साइटोप्लाज्मिक और आउटोफेजिक वैक्यूल, जिसको आउटोफेगोसोम बनते हैं। वो आउटोफेगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज करेगा, इनक्लोज मटेरियल को डाइजेस्ट कर देगा। आउटोफेजिक एडाप्टिव प्रोसेस होता है जो न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल अपने कंटेंट को यूज करना शुरू कर देता है टू सर्वाइव। आउटोफेगोसोम की जो फॉर्मेशन होती है बहुत सारे प्रोटीन और बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। आउटोफेजी बहुत सारे डिसऑर्डर के अंदर खराब हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, लाइक कैंसर एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसके अलावा जो आउटोफेजी होती है होस्ट डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट सर्टेन माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया आउटोफेजी। अब हम थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अदर मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ होती है, तो अदर मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ के अंदर नेक्रोटोसिस आ जाता है, फेरोटोसिस आ जाता है और पायरोटोसिस आ जाता है। नेक्रोटोसिस नाम से लग रहा है कि इसके अंदर नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों के फीचर्स होते हैं। लाइक मॉर्फोलॉजिकली और बायोकेमिकली ये नेक्रोसिस को सिमिलर करता है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होती है वो नेक्रोसिस वाली होती है। लाइक लॉस ऑफ ATP है, सेलुलर ऑर्गेनेली की स्वेलिंग होती है, ROS की प्रोडक्शन होती है, लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होना शुरू हो जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रप्चर होता है। ठीक है, मैकेनिस्टिकली या मैकेनिज्म में देखने, अगर मैकेनिज्म को देखते हैं तो मैकेनिज्म वाइज या पैथोजेनेसिस वाइज ये रिजेंबल करती है किसको, एपोप्टोसिस को। ठीक है, तो इन ओवरलैपिंग फीचर की वजह से हम इसको प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस भी कह सकते होते हैं। ठीक हो गया, प्रोग्राम नेक्रोसिस।
ओके, ताकि हम नेक्रोसिस से उसको डिफरेंशिएट कर सकें। लेकिन अगर हम इसको एपोप्टोसिस से कंपेयर करते हैं तो जो सिग्नल नेक्रोप्टोसिस करवाते हैं वो कैस्पेस की एक्टिवेशन नहीं करवाते, तो हम इसको कैस्पेस इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं या प्रोग्राम नेक्रोसिस बोलते हैं, ताकि हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस से उनको डिफरेंशिएट कर सकें। अब इनकी जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक्सट्रिंसिक फॉर्म ऑफ एपोप्टोसिस में होता है, लाइक कि पहले लाइगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर टीएनएफ है, टीएनएफ आर1 है, लाइगेंड टीएनएफ है, ठीक है। जब ये बाइंड करेगा, लाइगेंड बाइंड करेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ साइटोप्लाज्मिक डोमेन के ऊपर 2 काइनेस एक्टिवेट हो जाती है, जिनको बोलते हैं रिसेप्टर इंटरैक्टिंग प्रोटीन काइनेस 1 और 3। ओके, फिर ये आगे करते क्या है, ये एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है जिसको MLKL बोलते हैं, उसको फॉस्फोरिलेट करते हैं। अब इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है तो ये ओलिगोमेर के अंदर असेंबल हो जाती है, साइटोसोल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चली जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्रप्शन करवा देती है, जो नेक्रोसिस के अंदर देखने को मिलता होता है। अब कहते हैं कि जो नेक्रोप्टोसिस होती है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एग्जांपल या पैथोलॉजिकल कंडीशन दोनों के अंदर होती है। लाइक जो फिजियोलॉजिकल नेक्रोप्टोसिस होती है ये मेमेलियन बोन ग्रोथ प्लेट के फॉर्मेशन में होती है, जबकि पैथोलॉजिकल के अंदर ये स्टीटोहेपेटाइटिस है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, स्कीमिया रिपर्टोरियन इंजरी है, न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर लाइक पार्किंसन है, उनके अंदर नेक्रोप्टोसिस होती है। और ये बैकअप डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है अगेंस्ट साइटोमेगालोवायरस। इसके बाद है पायरोप्टोसिस। पायरोप्टोसिस नाम से लग रहा है कि इसमें पायरो फीवर है और टोसिस मीन एपोप्टोसिस से रिलेटेड है। तो वो एपोप्टोसिस है जिसमें क्या होता है, फीवर इंड्यूसिंग साइटोकाइन की रिलीज होना शुरू हो जाती है। अब माइक्रोबियल प्रोडक्ट जो इन्फेक्टेड सेल के अंदर एंटर होती हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए साइटोप्लाज्मिक इनेट इम्यून रिसेप्टर्स होते हैं, वो इन्फ्लेमोसोम को एक्टिवेट करते हैं, फिर इन्फ्लेमोसोम कैस्पेस 1 को एक्टिवेट करती है जिसको इंटरल्यूकिन 1 बी कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं, जो इंटरल्यूकिन 1 को के प्रीकर्सर को क्लीव करता है और इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज करवा देता है। फिर इंटरल्यूकिन 1 ल्यूकोसाइट के रिकरेंटमेंट कराता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है, फीवर करवा देता है। जो कैस्पेस 1 है और कैस्पेस 4 एंड 5 है ये सेल की डेथ करवा देते हैं। तो एपोप्टोसिस वाले फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसको क्लासिकल एपोप्टोसिस से कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं, जबकि एपोप्टोसिस के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज नहीं होते, ठीक है। पायरोटोसिस ये वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है या जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो इन्फेक्टेड सेल का डेथ करवा देते हैं, इसके साथ साथ लोकल इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। इसके बाद है फेराटोसिस। फेराटोसिस एक स्पेसिफिक सेल डेथ होती है जिसके अंदर जब एक्सेसिव इंट्रासेलुलर आयरन जमा होता है या फिर आरओएस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू ग्लूटाथायोन, यानी सेल के अंदर आयरन का कंटेंट ज़्यादा हो गया या आरओएस ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू ग्लूटाथायोन डिपेंडेंट एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म, जिसकी वजह से फाइनली होगा कि आरओएस लिपिड की परऑक्सीडेशन करवाना शुरू कर देगी। जब लिपिड की परऑक्सीडेशन हो जाएगी तो मेम्ब्रेन के फंक्शन डिसरप्ट हो जाएंगे, लाइक फ्लूइडिटी है, लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन होती है, आयन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होती है और सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी लॉस हो जाती है और इसमें जो सेल डेथ होती है वो नेक्रोसिस को रिजेंबल करती है। लेकिन इसको ये जो प्रोसेस होता है स्पेसिफिक सिग्नल से रेगुलेट हो सकता है और ये प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम आयरन के लेवल को कम कर दें, ठीक है। इसके मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न के अंदर ये देखा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी या लॉस होना शुरू हो जाती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। तो फेराटोसिस कैंसर के अंदर, न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर के अंदर और स्ट्रोक के अंदर देखने को मिलता होता है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि नेक्रोसिस के 1-2 डिफरेंस रह गए थे, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगा, ओके। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन का डिफरेंस बताया था, कोआगुलेटिव और लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस, सॉरी कोआगुलेटिव और केजियस नेक्रोसिस का बताया था। अब मैं आपको कोआगुलेटिव और लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस का बता देता हूँ। तो कोआगुलेटिव और लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है, सबसे पहले कॉज देख लेते हैं। जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का कॉज होता है हाइपोक्सिक और इस्कीमिक इंजरी तमाम टिश्यू के अंदर सिवाय ब्रेन की, जबकि लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस हाइपोक्सिक इंजरी इन ब्रेन और सुपर इम्पोज बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। टिश्यू का आर्किटेक्चर कोआगुलेटिव में प्रिजर्व होता है, इसमें प्रिजर्व नहीं रहता। जो बेसिक सेल आउटलाइन होती है इसमें इंटैक्ट होती है, इसमें इंटैक्ट नहीं होती। इसमें साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल लॉस हो जाती है और इसमें पूरी की पूरी इंट्रासेलुलर डिटेल लॉस हो जाती है। इंट्रासेलुलर एसिडोसिस की वजह से होता है, जबकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की प्रोडक्शन की वजह से होता है, जो बैक्टीरिया, फंजाई और इन्फ्लेमेटरी सेल से प्रोड्यूस होते रहते हैं। मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो इसमें जो सेल होता है वो एसिडोफिलिक या इओसिनोफिलिक कोआगुलेटिव ए न्यूक्लिएट यूनिट में डिवाइड हो जाता है, जबकि इसमें कोई सेलुलर आउटलाइन नहीं होती, ओके, या टिश्यू का आर्किटेक्चर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, जबकि इसमें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो ये तो फ़र्क हो गया कोआगुलेटिव और लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस का। फिर ये आउटर लाइसिस और नेक्रोसिस का फ़र्क है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ देना, लेकिन कोआगुलेटिव और लिकोफैक्टिव का इंपॉर्टेंट होता है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।